friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. वेलकम बैक फ्रेंड्स, सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम। कल लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 139 से लेके 147 तक का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आखिरी सेक्शन जो है वो है हमारा सेक्शन नंबर 148। लाइए मैं उस पर आपको ले आता हूँ। सेक्शन नंबर 148 से हम शुरू करने जा रहे हैं और सेक्शन 148 जो कि कॉस्ट ऑडिट का है, ये हम सभी को मालूम है कि हम कॉस्ट ऑडिट की सेक्शन के लिए CWA को अपॉइंट करते हैं। दोस्तों, CWA से बात करते हैं, उसी को अपॉइंट किया जाता है। तो ये पूरा पार्ट जो है ये किसका होगा सर? ये कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड होगा। लाइए कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं मालिक। सबसे पहला कॉस्ट ऑडिट के लिए अप्लीकेबिलिटी किस किस के सर गवर्नमेंट बताएगी। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी किस किस के लिए ये बात अप्लीकेबल है। बोलिए मालिक। अच्छा, कल तक जो पढ़ा उसमें कुछ पूछना है तो प्लीज़ कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ रेस कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप लोग। यस, एनी क्वेश्चंस? बोलो बेटा, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हो आपके मन में। गुड इवनिंग श्रुति, सौरव, अनुजा, सौम्या, शांक। गुड इवनिंग आर्ची, अमन। हेलो अदिति, नदिति अग्रवाल जी। हेलो, गुड इवनिंग सूरत। चलिए दोस्तों, तो और कोई क्वेश्चन हो तो, वरना ये आखिरी सेक्शन है हमारे पास जिसको हमको चेक करना है। और इस बार इस क्वेश्चन पे से थोड़ा सा छोटा सा एक पार्ट आया भी था। रूल नंबर 3, 4, 5, ये हम 3-4 रूल्स इसमें पढ़ते हैं। सेक्शन 148 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्पेसिफाई करेगी मालिक कि कौन कौन सी कंपनीज को जिनकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, उन लोगों को करवाना है कंपनी ऑडिट। रूल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर की बात करें, अगर एक छोटा सा MCQ जो आपसे बन सकता है, पहले वो समझ लो। अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट तो ऑलरेडी हो रहा है सर, हम कॉस्ट ऑडिट क्यों करवाएं, तो क्या ये कंपलसरी है? अगर हाँ, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए अप्लाई कर देती है तो कंपलसरी है। ध्यान रखना, मेन वर्ड है इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्टेड अंडर 143। जो ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है वो सेपरेट है, कॉस्ट ऑडिट जो है वो पूरा का पूरा एक सेपरेट वर्ड माना जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, वर्ड ध्यान रखना, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। रिटर्न कंसेंट लेना मत भूलना, उससे भी, उस कॉस्ट ऑडिटर से भी रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगी। सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेना एक, ठीक है साहब। प्रोसीजर क्या क्या होगा? प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट बात होती है कि कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो, जैसे कि CA प्रैक्टिस में होता है सिमिलरली, है ना। तो कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस, उसी को आप अपॉइंट करोगे, या फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट को ही आप अपॉइंट कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या कंपनी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर हो सकता है सर? पॉसिबल ही नहीं है, ये ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 6, कैन अ कंपनी ऑडिटर बी अ कॉस्ट ऑडिटर? नो 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 नो। जिसका अपॉइंटमेंट 139 में हो चुका है वो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। कॉस्ट ऑडिट करते समय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, ओके, ये ठीक है। कौन कॉस्ट ऑडिटर होगा ये हम देख चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। बोलो मालिक, क्लियर? यस। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों और आगे बढ़ते हैं कि क्या इसका रेम्यूनरेशन कैसे तय होगा। अच्छा, 139 वाली बात जरूर ध्यान रखना। हाँ, जो कंपनी ऑडिटर है वो कभी भी कॉस्ट ऑडिटर नहीं होगा। लाइए एक लाइन रिपीट करिए सुधांशु जी। सबसे पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कैसे होगा, कितने दिनों में होगा? विद इन 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कंसेंट लेना जरूरी है। कंसेंट में वही 4 बातें लिखवाना जो CA से लिखवाई थी। वो एलिजिबल है, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, वो विद इन द लिमिट्स आ रहा है, ये वो की वही बातें हैं। खास बात, राइट्स होंगे उसके पास, यस बिल्कुल होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम एक CA को कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर कभी भी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 3 बातें पढ़नी है आपको, इंपॉर्टेंट। ये वाला, कंपनी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। ऑडिट होगा इन अकॉर्डेंस विथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लो, इन अकॉर्डेंस विथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट होगा, ये ध्यान रखना। अगर सबमिशन और रिमूवल की बात करें, अगर एक ऑडिटर को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करें?
जैसे हम सीए को रिमूव करते हैं तो सेक्शन लगाते हैं 140, बोलो यहाँ भी आप उसको रिमूव कर सकते हो। एक रिजोल्यूशन पास करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन पास, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर प्रोवाइड करना, फॉर्म नंबर CRA2 गवर्नमेंट को भेज देना इंटीमेट करने के लिए, फॉर्म नंबर CRA2, क्लियर, ये ध्यान रखना। और ऑडिटर रिजाइन कर सकता है सर, हमेशा ही कर सकता है, उसके पास भी अधिकार तो है ही। और अगर कैजुअल वैकेंसी आ गई तो क्या करेंगे सर, अभी अपन जैसे अपने लिए भी कैजुअल वैकेंसी का पॉइंट पढ़ते हैं सेक्शन 139 में। अब कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में अगर कैजुअल वैकेंसी आ गई तो क्या करेंगे सर, अगर कैजुअल वैकेंसी आती है ड्यू टू सम डेथ, ड्यू टू सम रेजिग्नेशन, ड्यू टू सम रिमूवल, ध्यान रखना इसका रेजिग्नेशन का अलग से क्लॉज नहीं है, सेम ले रहे हैं अपन एक साथ, रेजिग्नेशन, डेथ और एनी अदर रीजन, तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद वैकेंसी फिल कर देंगे 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज, बोलो भैया हाँ यहाँ, और इन्फॉर्म कर देंगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने ये वैकेंसी फिल कर दी है, अगेन विद इन 30 डेज। तो अपॉइंटमेंट वैकेंसी से 30 दिनों में, इंफॉर्मेशन अपॉइंटमेंट से 30 दिनों में, सिंपल, फॉर्म नंबर CRA2, MCQ पॉइंट से ये पॉइंट्स बताया मैंने आपको। तो ये 3-4 बातें आप ध्यान रखिएगा। हूँ कैन बी ए कॉस्ट ऑडिटर हमने पढ़ लिया, क्या कंपनी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर हो सकता है, ना। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डेंस ऑडिट होगा, यस। अपॉइंटमेंट करने का पावर किसको दिया गया, 180 डेज में बोला गया, 180 डेज में पावर दिया गया। रिमूवल करना है 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म कर देना गवर्नमेंट को, CRA2 में, बोलो। कैजुअल वैकेंसी आ जाए, रेजिग्नेशन वाला पॉइंट अलग से ट्रीटमेंट करना, सेम एक साथ रहेगा, रेजिग्नेशन हो, डेथ हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपावर्ड है कि वो 30 डेज में ये अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, बोलिए मालिक। रेम्यूनरेशन का पॉइंट अगर बनाना हो कि रेम्यूनरेशन कौन तय करेगा, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रही रखी है अगर आपने, तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर देगी, बोर्ड ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म कर देगा इस व्यक्ति को अपॉइंट करना है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर देगी कि ठीक है ये रेम्यूनरेशन दे देते हैं। जहां ऑडिट कमेटी नहीं है, बोर्ड खुद अपॉइंट कर रहा है, तो रेम्यूनरेशन वही पास कर देंगे और बाद में शेयर होल्डर से रेटिफाई करवा लेंगे, बोलिए भैया, ये लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन शैल बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली, बाद में रेटिफाई करवाना। ये रेम्यूनरेशन का छोटा सा पार्ट अगर 2 से 3 मार्क्स में आता है तो 2 अलग अलग केसेस हो गए मेरे पास, एक ऑडिट कमेटी है, एक ऑडिट कमेटी नहीं है। ऑडिट कमेटी है तो बोर्ड अपॉइंट करवा देगा इंडिविजुअल, बोलो कॉस्ट ऑडिटर, और ऑन द रिकमेंडेशन होगा ऑडिट कमेटी की। ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, बोलो भैया। फिर उसको अप्रूव करवा लेना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और शेयर होल्डर से। तो 2 काम हो गए, जब ऑडिट कमेटी है तो रेफर ऑडिट कमेटी से करवा लेना, अप्रूवल BOD कर देंगे और शेयर होल्डर रेटिफाई कर देंगे। अब ऑडिट कमेटी नहीं है तो प्रोसीजर BOD से शुरू होगा, शेयर होल्डर रेटिफाई कर देंगे। ये छोटा सा पार्ट अगर अलग से आ जाए कभी 2-3 मार्क्स रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। अब बात मेन आती है अपने रूल्स की, रूल नंबर 3 कि मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड किस किस को करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलिए। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट, रूल 3 और 4, इस पे क्वेश्चन आया भी है, हमेशा आता भी है, बोलो किस किस से कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाएं। पहले कॉस्ट रिकॉर्ड की कॉस्ट ऑडिट, सर पहले कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवा लो। जब तक कॉस्ट रिकॉर्ड ही नहीं है आप ऑडिट किससे करवाओगे, तो पहले रूल 3 लगाओ सर। रूल 3 किसका, कंपनीज कॉस्ट ऑडिट एंड ऑडिट रूल्स, क्या बोलोगे, कंपनीज कॉस्ट ऑडिट एंड ऑडिट रूल्स, बोलो भैया। तो देखो कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स बोल देना, कॉस्ट ऑडिट एंड ऑडिट रूल्स को क्या बोलना है, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट। तो कार तो नहीं लगाना ना, कार नहीं सर, कार नहीं लग रहा, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स ना, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, CCRA 2014। यहां रूल नंबर 3, मोस्टली हमसे यहाँ पे गलती जाती है, हम क्या करते हैं, कार लिख के आ जाते हैं। ध्यान रखना किन किन कंपनीज को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, बस सिंपल सी बात बोली, ऑल द प्रोडक्ट्स ऑल द सर्विसेज काउंट करो आप, क्या उसका टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है, 35 करोड़ और मोर। ध्यान रखना दोनों वर्ड है, हाँ एग्जैक्ट 35 करोड़ और मोर दोनों वर्ड है, कब सर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। तो इस साल से आप क्या रखवाना शुरू कर देना सर, इस साल से आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाना स्टार्ट कर दीजिएगा, बोलिए मालिक, है ना। इन कंपनीज को करना है फॉलो, इसमें फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूडेड है, यस बिल्कुल। एक MCQ आ सकता है किसके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा, तो एक्सक्लूजन याद रखना, MSME पे नहीं लगेगा भैया, MSME पे नहीं लगेगा। तो इन लोगों से रिकॉर्ड रखवाना शुरू कर देना। 2 तरह के सेक्टर हैं, बोलो कौन कौन से, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, बोलिए मालिक, बोलो बोलो बोलो, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन रूल नंबर 3 को लेके बताएं फटाफट से, बोलो रूल नंबर 3।
यस या रेगुलेटेड सेक्टर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर से पहले एक बात ध्यान रखना, इसमें आपके ऑल प्रोडक्ट्स आएंगे, हाँ ऑल प्रोडक्ट्स ऑल सर्विसेज एवरीथिंग विल बी कवर्ड ना। अब रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 बोलता है कि कॉस्ट ऑडिट किस किस का होगा। तो आपके पास दो सेक्टर्स हैं, एक रेगुलेटेड और एक नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग है कॉस्ट ऑडिट की, और नॉन रेगुलेटेड की अलग है। जो क्लास ए में आते हैं या आइटम ए में आते हैं या क्लास ए रेगुलेटेड सेक्टर्स में जो आते हैं, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करवा ही दिया आपने, उनका ऑडिट कब होगा, यदि उनका ओवरऑल एनुअल टर्नओवर, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं वो, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स from all the services during immediately preceding year is 50 crores or more। तो ध्यान रखना एग्जैक्ट 50 करोड़ हो तो भी 50 करोड़ और मोर बोलो। और क्या लगाया है अपन ने, एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस, जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड आपने मेंटेन करवाए हैं, इज 25 करोड़ और मोर। तो दो कंडीशन के बीच में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड। तो एग्रीगेट बोलो 50 करोड़, इंडिविजुअल बोलो 25 करोड़। तो आपके जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज है उनका एग्रीगेट जो है 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हुआ एटलीस्ट उनका 25 करोड़ तो हो। बोलो ऊपर 35 करोड़ की लिमिट क्या थी सर, वो एग्रीगेट थी फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स जिसके लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना था। अब ऑडिट की बात करने तो दो क्राइटेरिया, 50 करोड़ से ऊपर का एग्रीगेट टर्नओवर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कम से कम 25 करोड़ होना चाहिए किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस का, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, सर्विस या सर्विसेज का 25 करोड़ से ऊपर होना जरूरी है। बोलिए मालिक। तो ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, यहाँ लिखा भी है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 25 करोड़ या उससे ज्यादा। सेकंड कैटेगरी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में यही लिमिट डबल कर दो, सब कुछ सेम, सिर्फ क्या डबल करना है, 50 का आपको कितना करना है 100 करोड़ और मोर। बोलो तो 25 का कितना करना है 35 करोड़ और मोर। तो डबल हो गया भैया, यहाँ पे या 50 था, यहाँ 25 था, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 35 करोड़ हो गया। ये हो गया नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की लिमिट। ये हो गई रूल नंबर 4। आते हैं अब रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 बोलता है कि जो भी कंपनी उसकी सारी यूनिट्स और सारी ब्रांचेस को हर फाइनेंशियल ईयर के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने एज पर फॉर्म CRA 1। ध्यान रखना है बात। ये हो गया रूल नंबर 5। तो फॉर्म CRA 1 रूल नंबर 5। बोलो फॉर्म CRA 2 जिसमें आप अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन दे रहे थे, कैजुअल वैकेंसी के समय भी इंटीमेशन हम CRA 2 में ही दे रहे थे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रूल 3, 4, 5 पे आ सकता है। MCQ क्या CA ही ऑडिटर हो सकता है ना, अगर वो ऑलरेडी ऑडिटर है स्टेचुरी तो नहीं हो सकता। ये वर्ड ध्यान रखना, दो चीजों पे इंपॉर्टेंट। बोलिए भैया क्लियर। और रिकॉर्ड्स हमेशा रेगुलर बेसिस पे होते हैं, ये तो आपको पहले से ही मालूम है। रिकॉर्ड जब भी मेंटेन होंगे हमेशा रेगुलर बेसिस पे होंगे। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हो कि कारों में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। कारों में भी हमसे पूछा जाता है मालिक 2016 में, है ना, 2016 कर लेना, ये 20 तुम्हारा हट गया, तुम्हारा 16 हो गया है। वेयर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर 148(1)। अगर उस कंपनी पे एप्लीकेबिलिटी है रूल 3 की, तो फिर ऐसे केस में क्या पूछेंगे, क्या वो रिकॉर्ड्स मेड और मेंटेन थे। तो कारों का रेफरेंस भी आप दे सकते हो, किसी आंसर में देने की जरूरत पड़ती है तो। बोलिए मालिक, सभी लोग बोलिए, कमेंट करें फटाफट। तो 148 पे हम रूल नंबर 3, 4, 5 इंपॉर्टेंटली करते हैं। कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, स्टेचुटरी ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिटर मत बनाना। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस जरूरी है, ये भी हम जानते हैं। रिटर्न कंसेंट जरूर 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 लेना। बोलो भैया हाँ कि ना, रिटर्न कंसेंट जरूर लेना। रिटर्न कंसेंट के बिना आगे मत बढ़ना। अपॉइंटमेंट की इंटीमेशन किसमें दोगे, फॉर्म नंबर CRA 2। बोलो यस यस यस। तो 180 दिनों के अंदर आप इन्फॉर्म कर देना, 180 दिनों के अंदर अपॉइंट कर देना, और जब भी अपॉइंट करो इन्फॉर्म कर देना। जब भी मीटिंग में अपॉइंट करो उससे 30 दिनों के अंदर इंटीमेट जरूर जरूर करना। तो वापस से बोल रहा हूँ, अपॉइंटमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग 180 डेज, कैजुअल वैकेंसी 30 डेज के अंदर अपॉइंट करना अगर वैकेंसी अराइज हो जाए तो। ये दो बातें ध्यान रखना। और रूल मत भूलना, रूल कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स हैं इसके। हाँ, कार मत कर देना, कार कर दोगे तो वहीं के वहीं पॉइंट गलत हो जाएगा अपना। यस, सबमिशन टू द रिपोर्ट किस किस को दोगे, रिपोर्ट किसको सबमिट करूं भैया। सर पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कर दो। सबसे पहले अपने सारे कमेंट्स वमेंट्स करके किसको फॉरवर्ड कर दें, ऑडिटर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कर दे विद इन पीरियड ऑफ 180 डेज। कब से, जब से ईयर एंड हुआ। अपॉइंटमेंट कब से था सर, जब ईयर स्टार्ट हुआ वहां से 180 दिन के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करना है। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट कब तक दे सकता है सर, ईयर एंड होने से 180 दिन 180 डेज के अंदर उसको रिपोर्ट देनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, फॉर्म नंबर CRA 3 में। बोलो
आया ना, बोलो भैया। फिर यही रिपोर्ट किसको जाएगी, विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देना। फॉरवर्ड करना जब भी आपको कॉपी आ जाए, रिसिप्ट ऑफ ए कॉपी, किसकी ड्यूटी है सर, ये फर्निश करने की ड्यूटी कंपनी की है। 30 दिनों के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे, along with what, along with full information of every reservation and qualification in form number CRA 4। तो कितने फॉर्म हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो। फॉर्म नंबर 3 सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, फॉर्म नंबर 4 सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग, फॉर्म नंबर 2 जब आप किसी को अपॉइंट करते हो तो, बोलिए मालिक, हाँ या ना, बोलो फटाफट। 4 अलग अलग फॉर्म्स अभी हमने देखे, ध्यान रखिएगा इन चारों फॉर्म्स का। और जब आप रूल नंबर 5 फॉलो करोगे तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे एज पर फॉर्म नंबर CRA 1। यस करेक्ट, ये हो गया यहां तक हमारा पूरा सेक्शन 148। रूल नंबर 3 4 5 को एक बार रीड जरूर जरूर करना, छोटा सा क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है, ध्यान रखिएगा भैया इस, ठीक है। अब यहां पे आके ये चैप्टर एंड होता है। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट बातें करें तो लास्ट टाइम अभी क्वालिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लास्ट टाइम का क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सोबर बातों पे था, तो एक बार पूरा रीड जरूर करना। ये आपको कंपनी लॉ फर्स्ट ग्रुप में भी हेल्प करने वाला है, ध्यान रखिए, क्लियर है मालिक। चलिए दोस्तों, ये था पूरा कंपनीज एक्ट। अब शुरू करते हैं इसके बाद हमारा पहला चैप्टर जो था हमारा चैप्टर नंबर 1 की बेसिक्स में से हमको किन किन पॉइंट्स को ज़्यादा याद करना है आपके मॉड्यूल के हिसाब से। जो चैप्टर नंबर 1 है उससे शुरू करने जा रहे हैं मालिक अपन, है ना। तो मैं इसमें आपको सारे क्वेश्चंस रिपीट तो करवा रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस होगा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जिसमें से हमेशा कुछ न कुछ एग्जाम में ज़रूर आता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसमें चैप्टर नंबर 1 2 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है एज पर मार्किंग स्कीम, और उसमें से 15 to 20 मार्क्स का वो क्राइटेरिया देते हैं। ऑडिटिंग की डेफिनेशन हमेशा आनी चाहिए, क्या आ सकता है। जो इजी क्वेश्चन है मैं क्राइटेरिया बताता जाऊंगा, जो इजी है, जो टफ है, जो इंपॉर्टेंट है, तीनों क्राइटेरिया मैं आपको शो करता जाऊंगा। ऑडिट की डेफिनेशन हमेशा आती है, इसलिए आप ध्यान रखें, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। तो एक बार MCQ आया था मालिक, मैंने लेक्चर के दौरान भी बताया था। MCQ इतना सा था कि ऑडिट सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज का होता है, तो आंसर हम सब जानते थे फॉल्स, लेकिन स्टूडेंट्स ने डेफिनेशन नहीं लिखी। तो डेफिनेशन लिखना जरूरी है, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोल देते जाएं भैया फटाफट से। तो ऑडिट की डेफिनेशन सर रिपीट करें, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size और लीगल फॉर्म। टारगेट क्या है सर, आखिरी कोशिश क्या है, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर ऑडिट के, 2 सिंपल से ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली आपको कहां दिए हुए हैं, SS 700 में भी दिए हुए हैं। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या, तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, और दूसरा है टू रिपोर्ट ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर रीजनेबल एश्योरेंस किस बारे में, ये लैंग्वेज आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकती है, इसलिए मैं याद करवा रहा हूं। ये लैंग्वेज आपको किसी भी पैराग्राफ में काम आ सकती है कि हमारा टारगेट, हमारा ऑब्जेक्टिव, कभी भी पूछ ले, कहीं भी फ्रॉड के चैप्टर में पूछ ले तो भी यही है, SS 700 में पूछ ले तो भी यही है कि हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं दोस्तों, किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल या आइटम वाइज। सर एज अ होल, हम कोई आइटम वाइज ओपिनियन नहीं दे रहे, हम एज अ होल बैलेंस शीट, एज अ होल P&L पे ओपिनियन दे रहे थे, एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या बोलना है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम MMS, मनमोहन सिंह नहीं सर, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वेदर कॉज ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इससे क्या होगा सर, रीजनेबल एश्योरेंस देना है तो करना क्या है सर, उससे वी विल बी इनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो टारगेट है आपका रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, अबाउट से लेके एरर तक मन से लिखना है आपको। इनेबलिंग वर्ड कनेक्टिंग वर्ड है, इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलना है, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड in all material respect in accordance with applicable FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो 3 मेन वर्ड मालिक बोलते जाए, पहला टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, फ्री फ्रॉम, इनेबलिंग द ऑडिटर, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। और अगर ये आप ऑब्टेन कर चुके हो तो सेकंड टारगेट क्या है सर, रिपोर्टिंग ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद SAs। ये हमारा सिंपल सा 2 टारगेट है। थर्ड रहता है मालिक स्कोप, लेकिन स्कोप से पहले हम एस्पेक्ट भी पढ़ सकते हैं, कभी कभार स्कोप भी आ जाता है, कभी कभार एस्पेक्ट भी। तो पहले एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, ऑडिट के एस्पेक्ट्स क्या क्या है, हमको ऑडिट में क्या क्या एरियाज, क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। बहुत सिंपल सा बात करना है। सबसे पहला सर सिस्टम, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल का एग्जामिनेशन करो, ये पहला वर्ड हो गया हमारा।
ताकि हम देख लें कि सिस्टम बिजनेस के लिए ठीक है और सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसको आपको मन से लिखना है, मेन वर्ड आपको याद करना है, आगे का सेंटेंस मन से लिखना है। दो हिस्सों में हम सेंटेंसेस को डिवाइड कर रहे हैं। पहला बोलो एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम, कौन कौन से, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल, दो ही तो है सर अपने पास। एफएपी में आपके पास दो सिस्टम है दोस्तों, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो अलग अलग सिस्टम है, एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एक पार्ट है टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसके लिए हम बोलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम को एग्जामिन करना पड़ेगा। बोलिए मालिक क्या लैंग्वेज समझ पड़ रही है फटाफट से, तो मेन वर्ड बोलो सर। सबसे पहला एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम, दो सिस्टम है अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। दूसरा रिव्यू द सिस्टम, रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स की क्या वो एग्जिस्ट है, क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या वो कॉम्प्रिहेंसिव है। थर्ड वन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। थर्ड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। फोर्थ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी। याद करो ये वाउचिंग के ही पॉइंट है। आप वाउचिंग में भी यही देखते हो कि क्या ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट है, क्या ट्रांजेक्शन वैलिड है, क्या ट्रांजेक्शन अरिथमेटिकली एक्यूरेट है। यही बात यहाँ पे भी बोली गई। तो चार बातों में से दो बातें आपकी वाउचिंग को रिलेट कर गई दोस्तों, क्योंकि हमारा एस्पेक्ट में वाउचिंग भी आता है जो आप चैप्टर 9 में पढ़ते हो आपके मॉड्यूल के हिसाब से। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल वर्सेज रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है सर कंपैरिजन की जो बैलेंस शीट P&L की पोजीशन है। ये बात आपने 143(3) में भी पढ़ी कि बैलेंस शीट P&L आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या बैलेंस शीट P&L अंडरलाइंग रिकॉर्ड से टैली कर रहे हैं। बोलिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट सर वेरिफिकेशन के दोनों पॉइंट लेना, एक असेट का एक लायबिलिटी का, जो कि हम मन से लिखेंगे। फिर चेक करो क्या P&L ट्रू एंड फेयर शो कर रहा है और बैलेंस शीट क्या सारी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रही है। और आखिरी सर रिपोर्टिंग। बोलो 11 एस्पेक्ट्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं सर, हम रिवर्स भी चल सकते हैं। आखिरी टारगेट रिपोर्टिंग, उसके पहले रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेचुरी लॉस, उसके पहले P&L ट्रू एंड फेयर शो कर रहा क्या, बैलेंस शीट पे आ जाओ, फिर असेट का 3 वर्ड बोलो टाइटल एग्जिस्टेंस और वैल्यू। सर ये तो हम वेरिफिकेशन में चेक करते हैं। बोलिए मालिक। फिर कंपैरिजन करना, डिस्टिंक्शन करना कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू में। फिर 2 पॉइंट आपके अरिथमेटिकली ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन वाले आ गए, और सिस्टम्स का रिव्यू और सिस्टम्स का एग्जामिनेशन। ये हैं हमारे एस्पेक्ट्स। स्कोप में क्या क्या लोगे, स्कोप बताओ। स्कोप में सर हम चेक यही करते हैं कि क्या हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर करे। उसके लिए क्या करना है, ओपिनियन फॉर्म करना है। कैसे करेंगे सर, इंफॉर्मेशन जो भी कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। सर ये कैसे समझूंगा, इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, इसी के लिए हम वाउचिंग और वेरिफिकेशन करते हैं। इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी चेक करना है तो क्या करें सर, सिस्टम को समझो। 2 तरह के सिस्टम बोलो, अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल की स्टडी और इवैल्यूएशन करो। अभी भी हम यही वर्ड यूज कर रहे थे, एग्जामिनेशन एंड रिव्यू। अब 2 नए वर्ड आ गए, स्टडी एंड इवैल्यूएट। इन दोनों वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो। सच अदर टेस्ट प्रोसीजर्स एंड इंक्वायरीज, जो भी आपको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या बैलेंसेस की करनी हो कर लो। तो ये आपने क्या चेक करा सर, इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी चेक करने के लिए आपने सबसे पहले क्या समझा सर, सबसे पहले हमने स्टडी एंड इवैल्यूएशन किया, किसका, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल का। और सर इसके अलावा हमने वेरिफिकेशन किया, अकाउंट बैलेंसेस चेक किए, ट्रांजैक्शन के बारे में इंक्वायरी की, टेस्ट कैरी किए। अब दूसरा पॉइंट आता है सर डिस्क्लोजर्स का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर है क्या एज पर लॉ। डिस्क्लोजर कैसे चेक करेंगे, ये पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है। डिस्क्लोजर के लिए 2 बातें, पहले कंपेयर कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके हैं, क्या वो अंडरलाइंग रिकॉर्ड से टैली हो रहे हैं, क्या वो समराइज कर पाए सारे ट्रांजेक्शंस को। तो मेन वर्ड बोलो कंपेयरिंग टू सी वेदर दे समराइज द ट्रांजेक्शंस। दूसरा बोलो सर जितने भी जजमेंट्स मैनेजमेंट ने लिए हैं इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो जजमेंट सब जो भी लिए गए वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड हुए। तो 2-3 मेन वर्ड लेना, जजमेंट्स कौन कौन से लिए, ऑडिटर उनकी सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी देखेगा जो ऐसे 700 में भी देखता है वो। थर्ड, किस तरह से इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया गया, और फोर्थ क्या एडिक्वेसी है क्या डिस्क्लोजर की। तो 4 अलग अलग वर्ड, पहला जजमेंट्स, दिस इज योर जजमेंट्स। दूसरा सांप, सांप मतलब सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, याद करो सांप बोला था हमने इसको। तीसरा इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन, एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन का एडिक्वेट डिस्क्लोजर। ये 4 वर्ड आपको यूज करने हैं। तो बोलते जाओ स्कोप में सबसे पहले क्या समझा सर, हम देख रहे हैं एडिक्वेटली सारे एस्पेक्ट कवर होगा या नहीं होगा, दिस इज फर्स्ट। दूसरा इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है क्या इन अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, उसके लिए स्टडी एंड इवैल्यूएट इंटरनल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, कैरी आउट सच अदर टेस्ट इंक्वायरीज ऑन ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस। हमारा अगला टेंशन सर डिस्क्लोजर प्रॉपर और एडिक्वेट होना चाहिए, उसके लिए क्या करें सर, कंपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किससे सर, अंडरलाइंग रिकॉर्ड से। उसके बाद क्या करना है सर, जजमेंट्स कंसीडर करो, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करो। इतना भी लिखेंगे चलेगा। क्या आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अपने स्कोप के बाहर जाके कोई ड्यूटी करो, ना। ऑडिटर इज नेवर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एनी ड्यूटी विच फॉल आउटसाइड द स्कोप। और आखिरी चेक करना आपके स्कोप पे कोई लिमिटेशन तो
नहीं है। तो ये स्कोप और एस्पेक्ट्स के छोटे छोटे से आंसर हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट इजी क्वेश्चन है, आप छोड़ सकते हो। एडवांटेजेस के मेन 5 वर्ड्स बोलो, 5 से 6 एडवांटेज गिनाओ। पहला सर, फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेफगार्ड होता है उन लोगों का हु आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट, ये पहला एडवांटेज। दूसरा, मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। तीसरा, सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स, सेटलिंग टैक्सेस, सेटलिंग नेगोशिएबल लोन्स, सेटलिंग द बिजनेस कंसिडरेशन, ये सब सेटलिंग वर्ड से भी चला सकते हैं। सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट आपका लेबर यूनियन का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस इन लॉस। तो ये 5 पॉइंट तो बहुत आराम से हम एडवांटेजेस में नोट कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 पॉइंट। बोलो भैया, इसके अलावा 1 पॉइंट आप पार्टनरशिप के एंगल से दे सकते हो कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो जाएगा इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ रिटायरमेंट। एक और, जो मेंटेनेंस हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट का, वो तभी होगा जब ऑडिट हो रहा है। ऑडिट रिक्वायर्ड कि मेंटेनेंस प्रॉपरली हो, ये भी एक एडवांटेज है। कई बार आपने S12 पढ़ा गवर्नमेंट ग्रांट का, उसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट डिमांड की जाती हैं। तो छोटे से एडवांटेज बहुत आराम से हम ये आंसर एक बार रीड आउट करके भी पुटअप कर सकते हैं। कमेंट करें मालिक कि क्या ये वर्ड्स कुछ दिमाग में बैठ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इनहेरेंट लिमिटेशन है। हालांकि ये जुलाई 21 में क्वेश्चन आ चुका है इन 4 मार्क्स। इन 4 मार्क्स दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी कवर्ड। इस तरह से आया था क्वेश्चन, वो इस तरह से ये क्वेश्चन आया था। बोलिए मालिक। तो एडवांटेज में 5 मेन वर्ड्स सर, सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट नॉट एसोसिएटेड। दूसरा, एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। थर्ड वन सर, हेल्प इन सेटलिंग द टैक्सेस डिस्प्यूट्स और नेगोशिएटिंग द लोन्स। नेक्स्ट वन बोलो सर, सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट फॉर हायर वेजेस। फिफ्थ वन बोलो, हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और सर, मैनेजमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज कर लेता है इसी वजह से, ये इसका एडवांटेज है। एक और एडवांटेज सर, सेटलिंग द अकाउंट्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ये भी लिख सकते हो आप। तो कुछ आराम से हम 4-5 एडवांटेजेस इसमें से कोट कर सकते हैं। बोले कुछ पार्ट याद हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा सा क्या मैं हेल्प कर पा रहा आपकी कि ये कुछ वर्ड्स आपको पकड़ना रहेंगे, आप आराम से आंसर को फ्रेम कर सकते हो, 100% याद ना भी हो तो। यही बात हमने स्कोप और एस्पेक्ट्स के आंसर में भी देखी थी। इनहेरेंट लिमिटेशन हालांकि 4 है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अभी ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार कवर हो चुका है अभी जुलाई 21 एग्जाम्स में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि अगर मैनेजमेंट आपके ऊपर एलिगेशन लगा देता है, ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट ने एलिगेशन लगा दिया कि ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो ये आंसर तो अपना चैप्टर 5 में भी आता है, यस। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उन्होंने बोला कि ऑडिट खत्म हो जाने के बाद हुआ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। यही क्वेश्चन आपको वहां पे भी मिलता है, यही क्वेश्चन वहां पे भी मिलता है। ओके, कुछ वर्ड्स डिटेक्ट हो रहे हैं आप लोगों से पढ़ते समय, वर्ड्स पकड़ पा रहे हैं कि इन वर्ड्स पे हम सेंटेंसेस फ्रेम करें, क्योंकि 100% अभी याद नहीं कर पा रहे हैं आप ना, थ्योरी पार्ट है। तो वर्ड्स अगर आप ट्रैक कर लोगे तो हो जाएगा, गुड। मैनेजमेंट एलिगेशन लगा रहा है कि ऑडिटर फेल हो गया, क्या करोगे सर? अपन वो जो चैप्टर 5 में पढ़ते हैं ना कि बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, तो 3-4 स्टेप बता रहा हूँ। पहली स्टेप, ऑडिटर पे आरोप है ना कि भाई इसने फ्रॉड डिटेक्ट नहीं किया, सबसे पहला अपना जो धुन बजनी चाहिए अपने मन में, वो आना चाहिए इनहेरेंट लिमिटेशंस, है ना। ये वाली लाइन समझाना भैया सबसे पहले। देयर इज सम अनअवॉइडेबल रिस्क, देयर इज सम अनअवॉइडेबल रिस्क। गौरव जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गौरव जी का ये भी कहना है कि अपन रीजनेबल एश्योरेंस से समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं कि हमारा टारगेट रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट देयर इज ऑलवेज एन अनअवॉइडेबल रिस्क, क्या कि सम एमएमएस मे रिमेन अनडिटेक्टेड। चाहे मैंने ऑडिट पूरी ताकत से किया हो, पूरे प्रोसीजर्स लगा के किया हो, पूरे दम से किया हो, तो क्या बोलेंगे? इवन दो ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एसे। तो 3 मेन वर्ड भैया, पहला लिमिटेशन है, अनअवॉइडेबल रिस्क है, some may not be detected even though the audit was conducted in accordance with SA, audit was properly planned and performed, तो हम PPP बोल सकते हैं, properly planned and performed। इसीलिए बोला गया कि subsequent discovery, क्या वर्ड बोलोगे? subsequent discovery, क्या बाद में अगर कोई फ्रॉड निकल जाए इसका ये मतलब निकाल लिया जाए कि ऑडिटर ने कुछ नहीं किया ना। तो इंग्लिश बनाओ, क्या सेंटेंस बनाओगे इंग्लिश में इसका? subsequent discovery of MMS resulting from fraud या error does not by itself indicate that, क्या लेना है? मेन वर्ड बोलो, does not by itself indicate, ये अपने आप में इंडिकेट नहीं करता कि ऑडिटर ने काम ही नहीं किया। क्या बोलना रहेगा? बोलो, the subsequent discovery of some MMS either due to fraud or error does not by itself indicate कि ऑडिट एसएस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। आप ये मीनिंग मत निकालना। तो क्या वर्ड यूज करोगे? does not by itself indicate a failure to conduct the audit in accordance with SA। बोलिए मालिक, एक ये लेना। इनहेरेंट लिमिटेशन जस्टिफिकेशन नहीं होती, हमने माना, हमें ना लेस देन परसुएसिव एविडेंस कभी यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये लैंग्वेज का ध्यान रखना कि क्या आप इनहेरेंट लिमिटेशन को बेस बना के लेस देन परसुएसिव एविडेंस एक्सेप्ट करोगे ना। हमको परसुएसिव एविडेंस तो हमेशा चाहिए,
ध्यान रखना कभी ये ट्रू फॉल्स में लाइन से या एमसीक्यू से वर्ड पूछा जाए तो। अब ऑडिटर ने ऑडिट अगर कर दिया इन अकॉर्डेंस विद ए से, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए, कंक्लूजन्स फॉर्म कर लिया, तो फिर ऑडिटर लायबल नहीं होगा। तो देखो 3 मेन वर्ड पकड़ो, ऑडिटर ने परफॉर्म किया इन अकॉर्डेंस विद एसएई ऑब्टेन हो ही गए, इवैल्यूएशन हो ही गया था, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस आई हैव रीच्ड द कंक्लूजन्स, देन द ऑडिटर विल नॉट बी लायबल। बोलो भैया, ये छोटा सा आंसर आप मन से लिख सकते हैं। 3 स्टेप गिनाओ इसकी। पहला इनहेरेंट लिमिटेशन वाली बात, रीजनेबल एश्योरेंस वाली बात, हमने अगर एसएस के अकॉर्डिंग किया, इसके बावजूद अगर फ्रॉड निकल गया, इट डज नॉट बाय इटसेल्फ इंडिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी आप अपना मन से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स में आपके लिए छोड़ रहा हूं मालिक, इजी आंसर इसमें से एक रिलेशनशिप ध्यान रखना बिहेवियरल साइंस का, ये जरूर पढ़ना, कई बार ये आ जाता है। रिलेशनशिप तो वैसे हर सब्जेक्ट से, हर डिसिप्लिन से, लेकिन बिहेवियरल साइंस पे 2-3 बातें। पहला, नॉर्मली हर जगह लिखना क्लोजली लिंक्ड है भैया ऑडिट हर चीज से, ये हर जगह लिख सकते हो आप, है ना, इसेंशियल है, ये भी हर जगह लिख सकते हो। अब अभी अपना टॉपिक क्या सर, ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियरल साइंस, तो ह्यूमन बिहेवियर वाला पॉइंट ले लेना। तो हमको ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करना है, बल्कि हमको बहुत सारे लोगों से भी इंटरैक्ट करना पड़ता है। 4 मेन वर्ड बताएं भैया। पहला, क्लोजली लिंक्ड विद द ऑडिट, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज नेसेसरी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फॉर ड्यूटीज, फॉर परफॉर्मेंस इज ऑडिट, फॉर परफॉर्मेंस इज ड्यूटीज। तीसरा, ऑडिटर क्या बोलता है, आई हैव टू डील नॉट ओनली विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 बातें बोलना। इंटरनल ऑडिटर और मैनेजमेंट ऑडिटर को तो एक्सपेक्टेड रखना ही चाहिए कि उनको ह्यूमन बीइंग से ही ज्यादा डील करना है रेदर देन फाइनेंशियल फिगर। तो मेरा पहला पार्ट यहां पे आके खत्म होता है, ये दूसरा। थर्ड वन, ध्यान रखना कोई भी सिस्टम हो उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, पर्सन या पर्सनल, लोग, पीपल। जब वो लोग इन्वॉल्व हैं तो हमको उनसे तो डील करना ही पड़ेगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। तो ये बात ऑडिटिंग इन बिहेवियरल साइंस जरूर पढ़ के जाना एक बार, बाकी आप थोड़ा मन से लिख सकते हो बाकी सारे पॉइंट्स में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो मैथ्स स्टेट हो, इसका एक थोड़ा सा पॉइंट पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मालिक हमारे पास जो है वो है, हम स्टैंडर्ड्स को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टिक करें इसको, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कलेक्टिवली इन सबको क्या बोला जाता है, कलेक्टिवली इन सबको बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा ये सब इशू किया गया है, इन सबको बोला जाता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। 4 हिस्से, पहला एसएस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दूसरा एसआरईज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, थर्ड वन स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट और फोर्थ वन स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस एसआरएस। हमने इन सबको अपने लेक्चर के दौरान, मैंने आपको करीब 25 मिनट तक डिटेल समझाया था। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस हमारे पास अलग अलग होते हैं, रीजनेबल, एब्सोल्यूट एंड मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा था कहाँ हम एसएज यूज करते हैं, कहाँ हम एसआरईज, कहाँ हम एसएईज यूज करते हैं और कहाँ हम एसआरएस यूज करते हैं। अब इन चारों पर आप एक एक लाइन कोड करना। तो एसएस कहाँ यूज होंगे दोस्तों, बताओ फटाफट से। आर टू बी अप्लाइड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, एसआरईज रिव्यू एंगेजमेंट, वर्ड ही रिव्यू है, क्या करना है सर, इन द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर। थर्ड, एसएई सर एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम सिंपल लाइन लिखेंगे, दीज आर अप्लाइड इन एश्योरेंस एंगेजमेंट विथ अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये करेक्ट जरूर करके आना, सब्जेक्ट मैटर कुछ भी होगा लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होंगे क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एसएस में कवर्ड है। एसआरएस में क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, क्या लिखना है, अप्लाइड टू एंगेजमेंट ऑन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड सर्विस। ये 4 वर्ड बोलो फटाफट से। ऐसे सर अप्लाई टू ऑडिट, applied in the audit of financial statement, SREs review of financial information, historical financial information. Third, SAE sir other than historical financial information आप ये standard apply करोगे। And fourth one, agreed upon procedure to information and other related services जैसे कि compilation engagement। ये 4 छोटी छोटी सी बातें, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके ऊपर आप एक लाइन लिख सकते हो, इन जुलाई 2002 ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी को एएसबी बना दिया गया था और एएसबी ने अपने लिए एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं। तो इतना भी लिख देंगे, 4.4 लाइन आराम से होगा। तो मेन वर्ड सर ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस स्टैंडर्ड अदर देन हिस्टोरिकल और अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ये 4 वर्ड्स अपना काम हो जाएगा। आखिरी है एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। करेक्ट। एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आ सकता है, क्या एसए का कंप्लायंस मैंडेटरी है, बोलो बोलो बोलो, क्या लग रहा है, क्या एसएज मैंडेटरी हैं? क्या बोलना है अपने को लाइन में, जब भी आप अपना अटेस्टेशन फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे, जब भी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन द ऑडिट एंड कवर्ड बाय देयर ऑडिट। बोलो मालिक।
तो ये एक एमसीक्यू भी हो गया। अगर आप किसी वजह से ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव टू ड्रॉ अटेंशन, यू हैव टू ड्रॉ द अटेंशन कि आप कहां कहां ऐसे अप्लाई नहीं कर पाए। यू हैव टू ड्रॉ द अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर्स, ये लिख देना। ऑल एसेज आर मैंडेटरी फ्रॉम व्हेन डेट, विच डेट, फ्रॉम वेयर ऐसा बोल सकते हो, या फ्रॉम विच डेट, जो मैंडेटरी होंगे एज पर मेंशन्ड देयर इन, और हमारे ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि हम उसी के अकॉर्डिंग ऑडिट करें। तो छोटा सा आंसर भाली ध्यान रखिएगा, 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स कुछ भी आ सकता है, एसेज मैंडेटरी नहीं है, हम ये 2 लाइन जरूर लिखेंगे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स टू इंश्योर दैट, ध्यान रखना छोटा सा क्वेश्चन आएगा, पत्तीबाजी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये वर्ड यूज करना, वाइल डिस्चार्जिंग देयर अटेस्टेशन फंक्शन या टेस्ट फंक्शन। क्लियर, बोले फटाफट से, फटाफट से। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि एसेज के बाद 2 चीजें हो रही हैं हमारे पास, एक है स्टेटमेंट, एक है गाइडेंस नोट। क्या करना है बोलो, गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट दोनों इशू किए जाते हैं आईसीआई के द्वारा। इसमें से कौन सा मैंडेटरी है, कौन सा रिकमेंडेटरी है, इस पे एमसीक्यू पहले भी आए हैं, कंपलसरी क्वेश्चन पहले भी 5 मार्क्स में आया हुआ है। क्या करना है बोलो, स्टेटमेंट इशू किए जाते हैं किस लिए, टू सिक्योर कंप्लायंस बाय मेंबर्स ऑन मैटर्स जो क्रिटिकल हैं, इसीलिए स्टेटमेंट्स तो कैसे हैं, मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला आंसर बोलो फटाफट से, करेक्ट अनुजा, पहला आंसर बोलो। यस सौम्या, अदिति, गौरव, आर्ची, बोलिए, संजना, श्रुति, क्या बोलना है, स्टेटमेंट्स कैसे हैं मालिक, स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी। क्यों, क्योंकि ये आईसीआई इशू करता है फॉर सिक्योरिंग कंप्लायंस ऑन सम मैटर विच आर क्रिटिकल, ये ध्यान रखना। गाइडेंस नोट, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, नाम से ही दिख रहा है। ड्यूरिंग देयर प्रोफेशनल वर्क, किसी मैटर पे अगर आप उलझ गए हो तो आप गाइडेंस ले लो आईसीआई का। तो स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी, करेक्ट, ये 2 नंबर 3 नंबर में एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में आ सकता है। गाइडेंस नोट इसीलिए क्या बोलेगा, रिकमेंडेटरी इन नेचर। तो प्राइमरीली आप 2 आंसर लिख रहे हैं, एक मैंडेटरी, एक रिकमेंडेटरी, ध्यान रखिएगा। ड्यूटीज ऑफ मेंबर मैंने आपको बताई दी थी, लेकिन फिर भी एक बार और आप चेक करोगे कि क्या स्टेटमेंट्स जिनका कंप्लायंस इन द प्रिपरेशन जरूरी है आपने किए हैं या नहीं। और गाइडेंस नोट में आप सिर्फ रिकमेंडेशंस को फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो कि फॉलो करना भी है या नहीं। बोलिए भैया, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अगर आप किसी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर पाते हो, भले ही वो मैंडेटरी है, तो यू हैव टू रिपोर्ट योर मटेरियल डिपार्चर्स देयर फ्रॉम। आप क्या चीज नहीं कर पाए, कौन सा मैटर्स उस स्टेटमेंट्स के आप फॉलो या कंप्लाई नहीं करवा पाए या कर पाए, ये जरूर लिखना। तो बोलें 4-5 लाइन। सबसे पहला हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स किस लिए इशू होते हैं और गाइडेंस नोट किस लिए होते हैं। सबसे पहले तो ये लिखना, फिर लिखना एक मैंडेटरी है, फिर एक लिखना है एक रिकमेंडेटरी है। यहाँ डिपार्चर हो जाए तो आपको रिपोर्टिंग शो करना पड़ेगी, बोलो भैया हाँ कि ना। अगर गाइडेंस नोट डिपार्चर हो जाए तो जरूरी नहीं है कि आप डिपार्चर के बाद कमेंट करो इसे, आप चेक कर लेना कि अगर गाइडेंस नोट नहीं भी फॉलो हुए तो क्या कुछ रिपोर्ट करना है, क्या जरूरी नहीं है, मे बी नेसेसरी मे नॉट बी। लेकिन यहाँ तो क्लियर बोला है कि आपको मटेरियल डिपार्चर रिपोर्ट में लिखना ही पड़ेंगे क्योंकि ये मैंडेटरी है। इज इट क्लियर। तो 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मालिक मेरे हिसाब से, छोटे छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट को मिलाकर कि क्या मैंडेटरी और क्या मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, छोटा सा क्वेश्चन। आप इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिटीज के आधार पर एक आंसर फॉर्म कर सकते हो। कुछ अच्छी बातें अपने लिए बोली गई, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, टैक्टफुल होना, कॉमन सेंस होना, क्लियर हेडेडनेस होना, काम होना, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी होना, ऑनेस्ट होना, इंडिपेंडेंट होना, ये सब अपनी क्वालिटीज हैं जिनको आप लिख सकते हो आराम से। थ्योरेटिकल एजुकेशन भी चाहिए, यस। प्रैक्टिकल एजुकेशन में सर लॉ का कंप्लायंस चाहिए। तो टेक्निकली उन्होंने 3-4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया था। एक हिस्सा हो गया आपका लॉ का कंप्लायंस, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा हो गया थ्योरेटिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लॉज, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कुछ लिख सकते हो आप, बोलिए है ना। तीसरा बोलो सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द बिजनेस कंडक्टेड, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया क्वालिटी का। एंड फोर्थ, वी हैव टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसीलिए अपने को एग्जॉस्टिव नॉलेज अकाउंट्स का होना चाहिए, ऑल ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। ये 4 बातें टेक्निकल में। पर्सनल बोलो फटाफट से सर। पर्सनल में हम ले सकते हैं मेन जो हमको वैसे ही याद है, क्लियर हेडेडनेस और कॉमन सेंस हमेशा याद है ना। अपना इंटीग्रिटी और टैक्ट हमेशा याद रहता है अपने को। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस हमेशा आप लिख सकते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी अगेन आप हमेशा लिख सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है फाउंडेशन में, उससे याद आएगा। टैक्टफुल अप्रोच, तो हो गई 6-7 क्वालिटी है और 6-7 ही बहुत आराम से आप 4 मार्क्स में पर्सनल और टेक्निकल क्वालिटीज को बेस बना के आंसर लिख सकते हैं। केस का नाम लिखना हो तो ये जजमेंट था लंदन एंड जनरल बैंक केस का,
है ना। तो लंदन जनरल बैंक में उन्होंने समअप कर दिया था कि कौन कौन सी पर्सनल क्वालिटीज हमारी होनी चाहिए। तो छोटा सा क्वेश्चन कभी आए 4 मार्क्स में, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, चांसेस कम। नेक्स्ट, एथिकल रिक्वायरमेंट बोलो भैया, ये आ सकता है डायरेक्टली क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है ऑडिट के दौरान? तो ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? कंप्लाई विथ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, इंपॉर्टेंटली पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस। बोलो 2 मेन वर्ड, क्या बोलोगे? कंप्लाई विथ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, मेनली पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस। बोलो भैया कहां से आएंगे ये रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स? तो हमने बोला था ये कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ने इशू किए, आप उनको फॉलो कर सकते हो। नाम बोलो फटाफट से। पहला इंटीग्रिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर पीसीडीसी, नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, देन प्रोफेशनल बिहेवियर, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। 6 वापस से, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी पीसीडीसी, प्रोफेशनल बिहेवियर पीबी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। किसने दिया ये? कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, IESBA कोड बोल रहे हैं जिसको। ये वहां से हमने ये 6 चीजें रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स में निकाली। ये आंसर आराम से आपसे पूछा जा सकता है, छोटा सा रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लाइन जरूर लिखना मालिक, ये IESBA कोड के तहत हम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बातें कर रहे हैं, और 6 प्रिंसिपल आपको हमेशा से आते हैं। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कैरेक्टर। इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट है, चाहे आए या नहीं आए, यार पढ़ के तो जाना है। और दूसरा इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, जो पिछले कुछ अटेम्प्ट से ICI का फेवरेट क्वेश्चन है। थ्रेट्स के ऊपर हमेशा वो कुछ ना कुछ एक MCQ ट्रू फॉल्स छोटा सा क्वेश्चन जरूर 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 पूछ रहे हैं। तो हमने यहां तक चैप्टर 1 लगभग आधा करा है। मैं इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का आंसर और लेना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गाइडेंस नोट जो है अपना ICI का, वो क्लियरली डिफाइन करता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर को। क्या बोलता है? इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट। तो पहली स्टेप आप मीनिंग समझा के आना, स्टेप्स याद करना भैया। 2 स्टेप में आंसर, 3 स्टेप में आंसर तैयार करेंगे। पहली स्टेप सर मीनिंग समझाऊंगा मैं, क्या समझाओगे? इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट, क्या बोलना है? जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू, मेन वर्ड बोलो, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस, टू द डायरेक्शंस ऑफ एनी अदर पर्सन। मैं किसी और के विशेस और डायरेक्शंस के अधीन काम नहीं कर रहा। ये अगर आपने बोल दिया तो भैया अपन इंडिपेंडेंट है। कौन दूसरा व्यक्ति, कौन है ये? कौन है ये जो आपको विशेष के अकॉर्डिंग काम करवा रहा है? सर वो व्यक्ति जिसने मुझे एंगेज किया हो। ये लाइन बहुत जरूरी है मीनिंग में। इट इंप्लाइज दैट माय जजमेंट्स, माय डिसीजंस आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शंस, दोनों वर्ड ले लेना अतिशय जी, दोनों वर्ड ले लें अतिशय जी, विशेस और डायरेक्शन दोनों वर्ड ले लें, ऑफ अदर पर्सन, अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज मी, ये लिख लेना। इंडिपेंडेंस इज द कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर, ये सबसे फेवरेट लाइन। इसमें आप बड़े बड़े बातें संस्कारों की मत करो, तो उन्होंने मना कर दिया। इट इज नॉट कंफ्यूज्ड विथ सुपरफिशियल और विजिबल स्टैंडर्ड, ये 3 लाइन एज इट इज जानी चाहिए हमारी। तो 3 मेन वर्ड बोलो सर, माय जजमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू विशेस और डायरेक्शंस ऑफ अनदर पर्सन, ये लिख देना। कंडीशन ऑफ माइंड, कैरेक्टर, ओके, ये दूसरा। थर्ड, शुड नॉट बी कंफ्यूज विद सुपरफिशियल और विजिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हमको इंडिपेंडेंस को और 2 तरह से समझाना है, जो हमको A और B पॉइंट में लेना है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ कैरेक्टर या अपीयरेंस। कैसी है ये? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का जो उन्होंने बोला है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने हमको ये लिख के दिया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने हमको कोड ऑफ एथिक्स लिख के दिया। उसमें क्या बोलना है? सबसे पहला इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। कब माना जाएगा कि आई एम फ्री, आई एम इनफैक्ट फ्री, आई एम एक्चुअली फ्री। एक और लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ये वाला। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज टू एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपीयर टू एग्जिस्ट। इनफैक्ट तो होना ही चाहिए, अपीयरेंस भी होना चाहिए, एक्चुअली तो चाहिए ही चाहिए, अपीयरेंस भी जरूरी है। तो क्या समझाओगे? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड बहुत क्लियरली 2 बातें बोलता है। द स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की पोजीशन, जिसमें हम बोल रहे हैं दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड। हम दूसरों की बात सुनेंगे जरूर, दूसरों के विचार, उनके ओपिनियन सुनेंगे जरूर, लेकिन अफेक्ट नहीं होंगे। विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, ये ध्यान रखना आपको। तो ये वर्ड जरूर लेना, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, सो दैट यू कैन एक्ट, एन इंडिविजुअल कैन एक्ट विथ इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। बोलो लाइन वापस से, सर क्या होता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड? द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजनिंग ऑफ एन ओपिनियन, दूसरों के ओपिनियन ले लो, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, ये ध्यान रखना। अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट, पहला विद इंटीग्रिटी, दूसरा विद ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा विद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म।
सेकंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस कैसे बोलेंगे सर? इन अपीयरेंस का मतलब क्या? ऐसी कोई भी स्थिति मत आने देना, ऐसा कोई भी फैक्ट या सर्कमस्टेंस अवॉइड करना जो लोगों को आप पे शक करने के लिए मजबूर कर दे। तो इंग्लिश वर्ड क्या बोलोगे? द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस कैसे दैट आर सो सिग्निफिकेंट कि एक थर्ड पार्टी आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी और आपके प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को कॉम्प्रोमाइज्ड मान ले, कंक्लूड कर ले। ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंस मत आने देना। तो दो मेन वर्ड बोलो भैया। सर स्टेट ऑफ माइंड पहला बोलेंगे दैट परमिट्स प्रोविजन ऑफ ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड सो दैट आई कैन एक्ट हाउ, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और कैसे, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के साथ। इन अपीयरेंस कैसे बोलोगे सर? अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, दोनों बोलो, अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट कि कोई भी थर्ड पार्टी कैन कंक्लूड दैट ऑडिटर हैज कॉम्प्रोमाइज हिज इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। बोलिए मालिक, 3 मिनट के अंदर ये आंसर हमने कंप्लीट किया। याद हुआ क्या? गाइडेंस नोट के ऊपर 3 मेन वर्ड्स लिए हमने और एक लाइन जोड़ना है। तो जो क्वेश्चन में थी, इट शुड ओनली एग्जिस्ट नॉट ओनली इन फैक्ट बट ऑल्सो अपीयर टू सो एग्जिस्ट टू ऑल द रीजनेबल पर्सन। होनी तो चाहिए ही चाहिए, दिखनी भी चाहिए, है ना? तो भैया दिखावे पे जाओ, कहने का ये सेंस है। ऑडिटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए, मन से लिख सकते हो। इम्पार्शियल एटीट्यूड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, मन से लिख सकते हो। ही शुड बी फ्री एंड अपीयर टू बी फ्री, मन से लिख सकते हो। यह आंसर कंप्लीट होता है 4 मार्क्स में। तो हमने पहली स्टेप में मीनिंग लिया, दूसरी स्टेप में दोनों इंडिपेंडेंस के अलग अलग क्राइटेरिया बता दिए, थर्ड स्टेप में कुछ और क्वालिटीज जोड़ दी हमने जो थी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, सिंसियर, इम्पार्शियल एटीट्यूड, ही मस्ट बी फेयर, ही मस्ट बी फ्री एंड अपीयर टू बी फ्री। बहुत है। बोलो दोस्तों फटाफट से, क्या इंडिपेंडेंस का आंसर याद हुआ मालिक? बोलो बोलो फटाफट से, क्या इंडिपेंडेंस का आंसर याद हुआ? कि इस मैनर में हम आराम से 3 पार्ट में आंसर लिख के आ सकते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। दोस्तों ये था कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो हमको सबसे इंपॉर्टेंटली टैकल करना है वो है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। और यहां मैं अपनी यात्रा रोकता हूं, हमारा आज का टाइम ओवर हुआ। 17 क्वेश्चंस करीब, 16 क्वेश्चंस करीब हमने यहाँ कवर किए। ठीक है मालिक? यस, एक बार और 10 मिनट और देना, शायद आपको बहुत सारा कंटेंट हाथों हाथ अभी याद हो जाएगा इस चैप्टर। एस्पेक्ट और स्कोप क्यों पढ़ा है मैंने? ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली हम स्लिप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप हो जाते हैं, दिमाग में नहीं आते, फिर इनके आंसर बनाना बड़ा टफ है एग्जाम समय। हमने एस्पेक्ट और स्कोप के कुछ मेन वर्ड पढ़े। स्कोप में पढ़ा एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट, इन्फॉर्मेशन, रिलायबल सफिशिएंट। रिलायबल सफिशिएंट के लिए सिस्टम देखो, टेस्ट कैरी करो। डिस्क्लोजर एडिक्वेट है, उसके लिए फिर से कंपेयर करो। सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज देख लो। स्कोप के बाहर जाके एक्सपेक्टेड नहीं है, लिमिटेशन ऑन स्कोप नहीं होना चाहिए। ऐसे करके आप बहुत आराम। तो कल यहां से थ्रेड से आंसर शुरू करेंगे along with an important essay we will cover tomorrow, that is essay 210। essay 210 को भी हम साथ में कवर करेंगे। क्लियर मालिक? तो मिलते हैं कल वापस से एक और इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए। आप इसके लिए यहां पर आप रीडिंग करके रखिएगा इन क्वेश्चंस की जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट कल यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट है थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। यस, कुछ पूछना है तो बताइए। बोलिए मालिक। ओके, मिलते हैं फिर भाई। थैंक यू ऑल, सभी को प्रणाम, राधे राधे।